नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर कृष्णा पाटिल। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूं, सनशाइन हैदराबाद। और आज हम चर्चा करेंगे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया या बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, या हिंदी में अगर हम बोलें प्रोस्टेट नाम की जो ग्रंथि हमारे पेशाब की थैली के नीचे होती है, वो उम्र के साथ जब बढ़ जाती है और उसकी तरफ से जो पेशाब में रुकावट होने लगती है, उसे हम BPH या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया कहते हैं। ये प्रोस्टेट की जो ग्लैंड है, सभी पुरुषों में पेशाब की थैली के नीचे होती है, और हमारी जो पेशाब की नली होती है, पाइप जो होती है, वो इस प्रोस्टेट ग्लैंड के भीतर से होकर गुजरती है एक टनल की तरह। और जब उम्र के साथ ये प्रोस्टेट की ग्लैंड बढ़ जाती है और ज़रूरत से ज़्यादा अगर उसमें बढ़ जाती है, तब ये पेशाब की नली पर दबाव डालकर पेशाब की फ्लो को अफेक्ट कर सकती है। तो ये कितना कॉमन है, ये देखा गया है कि 30 से 50 साल के युवकों में तकरीबन 8% लोगों में ये प्रोस्टेट बढ़ जाती है, और जो 50 साल के ऊपर हैं उनमें 60% या 60% लोगों में प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है। और जो अबव 70 ईयर 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, उनमें 80% लोगों में ये प्रोस्टेट की ग्लैंड बढ़ जाने के कारण पेशाब की तकलीफ़ें महसूस होने लगती हैं। तो प्रोस्टेट एनलार्ज होने के लक्षण क्या हैं? तो प्रोस्टेट जब एनलार्ज हो जाता है या बढ़ जाता है, उसकी तरफ से जब पेशाब की नली दबने लगती है, तो सबसे पहले तो जो फ्लो है उसमें लोगों को रुकावट की तरह या हेजिटेंसी, मतलब शुरू करने के लिए पेशाब के लिए जाकर खड़े होते हैं, पर कुछ समय बाद पेशाब आना शुरू होता है, या पेशाब बहुत लंबे टाइम तक उसमें फोर्स कम होने लगता है, या पेशाब पूरी तरह से खाली नहीं हो पाती पेशाब की थैली। जब पेशाब करने के बाद कुछ ही सेकेंड्स के बाद जो है, फिर कुछ ड्रिबल, पेशाब की कुछ बूंदें फिर ड्रिबल होती हैं। पेशाब करने के बाद भी पूरी थैली एम्प्टी हुई ऐसा लगता नहीं है। या सबसे कॉमन जो सिम्टम्स हैं, अर्जेंसी, यानी पेशाब लगने पर तुरंत दौड़ना पड़ता है, या फ्रीक्वेंसी, पेशाब घड़ी घड़ी को आता है, खास करके रात में 3 बार या उससे अधिक बार जब उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए। तो ये जो लक्षण हैं इंडिकेट करते हैं कि प्रोस्टेट की शायद ग्लैंड एनलार्ज हो गई है। और इसे कंफर्म करने के लिए या डायग्नोज करने का जो सबसे सिंपल तरीका है, वो है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम प्रोस्टेट की साइज़ देख सकते हैं। जो कॉमन नॉर्मल साइज़ होती है 20 cc उसका वॉल्यूम होता है प्रोस्टेट का, और जब ये बढ़ने लगता है तो 25-30 cc, या कुछ लोगों में 60 या 80-90 cc तक ये प्रोस्टेट की ग्लैंड बड़ी हो सकती है। तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम दूसरी चीज़ जो देखते हैं, वो है पोस्ट वॉइड रेसिडुअल यूरिन, माने पेशाब जब हम ब्लैडर या पेशाब की थैली जब हमारी फुल हो जाती है, तब पेशाब कितना है वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम गिन सकते हैं। और पेशाब करने के बाद अंदर कितना पेशाब बच गया है वो देखते हैं, उसे कहते हैं पोस्ट वॉइड रेसिड्यू। अगर ये पेशाब करने के बाद 50 ml से ज़्यादा पेशाब अगर थैली में बच रहा है, वो इंडिकेट करता है कि थैली पूरी खाली नहीं हो रही है, और उस वजह से जल्दी जल्दी थैली भरेगी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी यूरिन की। तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का सबसे सिंपल टेस्ट है अल्ट्रासाउंड, और दूसरा कन्फर्मेटरी टेस्ट जो पेशाब की रुकावट को देखता है, वो है यूरोफ्लोमेट्री। ये जो टेस्ट है, इसमें हम पेशेंट को एक डिवाइस में पेशाब करने के लिए बोलते हैं, और वो डिवाइस पेशाब की स्पीड को गिनता है। तो ये ml पर सेकेंड, कितना मिलीलीटर प्रति सेकेंड पेशाब हो रहा था और कितना देर लगा पूरा पेशाब होने के लिए, ये वो डिवाइस जो है गिनता है। उसके बेसिस पर ये जो ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट कितनी है, ये वो क्वांटिफाई कर सकता है। तो इस तरह से जो है, ये 2 बेसिक टेस्ट से हम प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या उस वजह से होने वाले जो चेंजेस हैं यूरिन में, उसे हम देख सकते हैं। तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं?
प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से पेशाब अगर पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो रहा है तो पेशाब की थैली को जोर लगाना पड़ता है पेशाब को बाहर ढकेलने के लिए, और ओवर द टाइम महीनों सालों के बाद जो है पेशाब की थैली का वॉल जो है वो थिक होने लगता है। तो अल्ट्रासाउंड में ये भी हम देखते हैं कि पेशाब की थैली का जो वॉल है 3 मिलीमीटर से ज़्यादा थिक हो गया। उसका मतलब है कि पेशाब की थैली को एक्सेस काम करना पड़ रहा है और इवेंचुअली वो अर्जेंसी या सिम्टम्स में अर्जेंसी, यूरिन की अर्जेंसी के लिए वो कारणीभूत होता है। अब पेशाब अंदर अगर रुकने लगता है, बहते पानी में कभी इन्फेक्शन नहीं होता, पर अगर कहीं पर पानी रुकने लगता है तो उसमें बदबू आ सकती है। उसका मतलब है वहाँ पर बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए मौका मिलता है। तो पेशाब जब पूरी थैली एम्प्टी नहीं हो रही है एक टाइम में, तो वहाँ पर यूरिन इन्फेक्शंस के लिए चांस बन जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में बार बार यूरिन इन्फेक्शंस होने की रिस्क होती है। दूसरा चीज़ है कि ये प्रोस्टेट जब बहुत बड़ा या एनलार्ज हो जाता है तो पेशाब में खून आने के भी चांसेस होते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि पेशाब का जो प्रेशर है, ये बैक प्रेशर चेंजेस, जब पेशाब ज़्यादा रुकने लगता है तो किडनी पर भी जो है बैक प्रेशर चेंजेस से किडनी फेलियर भी इन पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन के रूप में हम देखते हैं। तो प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट के कारण ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और इसे ट्रीट करने का जो सबसे दो मेजर जो तरीके हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को ट्रीट करने का, वो है मेडिकल और सर्जिकल, माने दवाइयों के ज़रिए और सर्जरी के ज़रिए। तो दवाइयाँ हम अल्फ़ा ब्लॉकर्स जैसे टैमसुलोसिन या सिलोडोसिन कॉमनली यूज़ करते हैं। ये पेशाब की जो ब्लैडर की नेक है उसे डायलेट करता है और पेशाब को साफ बाहर आने के लिए हेल्प करते हैं ये दवाइयाँ। और जो 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स जो कॉमनली ड्यूटास्टेराइड नाम से आती है, ये प्रोस्टेट की ग्लैंड को श्रिंक करने के लिए हेल्प करती है। अगर इन दवाइयों से पेशेंट के सिम्टम्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या बार बार यूरिन इन्फेक्शंस हो रहे हैं, या अंदर पेशाब ब्लैडर में रुका रह रहा है 100 ml या उससे ज़्यादा, तो जो है हमें सर्जिकल ऑप्शन देखना पड़ता है। और सर्जिकल ऑप्शन में मिनिमली इन्वेजिव लेज़र के ज़रिए होने वाले जो प्रोसीजर हैं उसे हम TURP या ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं। ये मिनिमली इन्वेजिव है, इसमें कोई काटना वगैरह नहीं होता, पेशाब के नली के ज़रिए ही जाकर लेज़र के ज़रिए ये प्रोस्टेट को छोटा किया जाता है। और इसमें मॉर्बिडिटी भी कम है और हॉस्पिटल में रुकने की ज़्यादा लंबा रुकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या हम डाइट के ज़रिए प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को रोक सकते हैं? इस विषय में बहुत रिसर्च पिछले कुछ सालों में हो रही है, और ये देखा गया है कि जिनमें मोटापा है या डायबिटीज़ है या जिनमें इंसुलिन की लेवल ज़्यादा है, ऐसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले लोगों में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट ज़्यादा होता है। तो इंसुलिन या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ये जो हार्मोन्स हैं ये प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट के लिए भी कारणीभूत हैं। और हम अगर मोटापे को हैंडल करें, ना आने दें, तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी हम होने से रोक सकते हैं। तो डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शुगर को अवॉइड किया जाए। शुगर किसी भी फॉर्म में, चाहे वो शहद, गुड़ या शक्कर, या जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे मैदे से बनने वाले प्रोडक्ट्स, जो बेकरी आइटम्स हैं, ब्रेड, बिस्किट्स, रस्क, या पैकेज्ड फूड जो आता है, फरसान, ये जो चीज़ें हैं, ये मैदे से बनने वाली चीज़ें जो हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपके बॉडी में इंसुलिन को बढ़ाएंगी और उस वजह से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होगा। यहाँ तक कि फ्रूट्स या फ्रूट जूसेस या फ्रूट बेवरेजेस, ये भी शुगर से लेस होने के कारण, शुगर इनमें ज़्यादा होने के कारण इंसुलिन आपकी बॉडी ज़्यादा बनाएगी। तो हम खाएं क्या? तो आपको जो है खाने में वेजिटेबल बेस्ड, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, जो स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं जैसे बीट रूट या गाजर या पोटैटो या आलू,
इनको कम रखिए। और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स जो हैं इनका पोर्शन बहुत बड़ा होना चाहिए आपके डाइट में। आप प्रोटीन्स के लिए आप स्प्राउट्स, पल्सेस या दालें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा या चिकन, फिश ये भी ले सकते हैं। पर आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम से कम हो। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जो मेन सोर्सेस हैं वो हैं सीरियल्स या ग्रेन्स। होल ग्रेन्स लें, वो भी कम मात्रा में, और मैदा ना लें। शुगर को हर फॉर्म में अवॉइड करें। फ्रूट्स या फ्रूट जूसेस या फ्रूटी बेवरेजेस का रेस्ट्रिक्शन का इंटेक रेगुलरली ना लें। फ्रूट्स आप लें तो होल फ्रूट, उसके स्किन के साथ, जो भी फ्रूट्स आप स्किन के साथ खा सकते हैं, स्मॉल प्रोपोर्शन में फ्रूट्स खा सकते हैं। जो आपके डाइट का मेन पोर्शन होना चाहिए वो होने चाहिए वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, पल्सेस या दालें, और नट्स एंड सीड्स। नट्स जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स, और सीड्स जैसे आपका तिल हुआ, फ्लैक्स सीड्स या अलसी या जवस मराठी में कहते हैं, या अलसी के बीज, या तेलुगु में अविसे जिंजलू कहते हैं। ये फ्लैक्स सीड्स, सिसेमी सीड्स या तिल, आपके मस्टर्ड सीड्स या राई, या आपके पंपकिन सीड्स। सो ये सीड्स, नट्स, पल्सेस और वेजिटेबल्स ये आपका प्रमुख आहार होना चाहिए। और ग्रेन्स आप कम मात्रा में लें, जैसे जवार है, बाजरा है, व्हीट या गेहूं है, राइस है, इनकी मात्रा आप कम रखिए। इन्हें होल ग्रेन फॉर्म में लीजिए। आप इन डाइटरी मॉडिफिकेशन से आप इंसुलिन का बनना कम रख सकते हैं, डायबिटीज़ को मैनेज करना आसान होगा, ओबेसिटी को मैनेज करना आसान होगा, और प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट भी ऐसे डाइट से कम होगी। और जिनका ऑलरेडी प्रोस्टेट इनलार्ज हो चुका है वो भी ये डाइट करने से प्रोस्टेट की रिग्रेशन साइज को रिग्रेस कर सकते हैं। और पर ये रिग्रेस होने के लिए कई महीने या साल लग सकते हैं। इसलिए आप अपने डॉक्टर की सलाह से जब ये प्रोस्टेट रिग्रेस हो जाए डाइट पर, तभी मेडिसिन को आप बंद करने की सोच सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए आपके प्रोस्टेट इनलार्जमेंट को पिकअप सिम्टम्स के ज़रिए पिकअप करने में, और इसे आगे बढ़ने से डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस के ज़रिए रोकने में आपको ये मददगार होगा। धन्यवाद।